आज का जो चैप्टर है जैव विकास, और इसका हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, जैव विकास का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी का कैसे विकास हुआ, पृथ्वी पर जीवों का कैसे विकास हुआ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट कि कुछ एविडेंस भी हैं हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा आपको विश्वास दिलाया जा सकता है कि जो जीव की विकास हुई वो कैसे हुई भाई, किसी न किसी धीरे धीरे प्रोसेस से हुई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से हुई। तो इवोल्यूशन अगर धीरे धीरे हो रहा है, जैसे गिरगिट में ऐसा इवोल्यूशन है कि वो कलर को देख करके अपना रंग चेंज कर सकता है, तो वो किसी भी परिस्थिति में जाए उसको मारना इतना आसान नहीं हो, तो ये भी इवोल्यूशन का पार्ट है। तो सेम चीज ऐसे ही हम एविडेंस पढ़ेंगे कि जैव विकास में कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो प्रमाणित करते हैं कि विकास धीरे धीरे और कैसे हुआ। तो पहला अगर हम प्रमाण डिस्कशन करेंगे तो पहला प्रमाण आपके ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, तुलनात्मक शारीरिक एवं आकार की प्रमाण। कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनको एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। इसमें क्या आता है भाई, इसमें आते हैं एक ऐसे प्रकार के ऑर्गन जो समजात कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, समजात, जिसको क्या कहेंगे, समजात वाले को क्या कहेंगे भाई, होमोलोगस। तो होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। ये दिखने में तो सेम होते हैं, लेकिन इनका कार्य क्या होता है भाई, अलग अलग होता है। क्या कहते हैं इसको, ऑरिजिन सेम बट डिफरेंट वर्क। इनमें दो प्रकार के ऑर्गन आप देख लेंगे, एक क्या कहा मैंने, होमोलोगस, और एक हो जाएगा हेटेरोलोगस, यानी कि विषमजात और समजात। तो इसको आप समजात कह लें और इसको कह लें विषमजात। यानी कि समजात, जात से मतलब इनकी जाति एक है, मतलब ओरिजिन एक है, उत्पन्न एक जगह से हो रहे हैं लेकिन काम डिफरेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके जो आगे वाले हाथ हैं, चिड़ियों के जो हाथ हैं, मछलियों के जो आगे वाले पंख हैं, है ना, ओरिजिन तो सबका एक ही जगह से। कैसे ओरिजिन है, सबका सामने वाला हाथी है, क्या बोलेंगे, सबको हाथी बोलेंगे, लेकिन काम कौन कर रहा है, अलग अलग। जैसे हम लोगों का पकड़ने के लिए, कुछ मारने धाड़ने के लिए काम करता है, पक्षियों का किस लिए भाई, उड़ने के लिए, मछलियों का किस लिए, तैरने के लिए। तो काम अलग हो जा रहा है और ओरिजिन एक हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब दूसरा ऑर्गन आता है जिसे कहते हैं विषमजात। ये भी ऑर्गन ऐसे हैं जो जैव इवोल्यूशन को दर्शाते हैं। विषमजात ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो ओरिजिन तो डिफरेंट जगह से होते हैं, लेकिन वर्क क्या करते हैं, सेम करते हैं। वर्क क्या करेंगे, सेम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि चमगादड़ का पंख, चमगादड़ का पंख भाई उड़ने के काम करते हैं। अब देख लीजिए तितलियों का पंख, वो भी उड़ने का काम करेगा, लेकिन कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिनके पास पंख तो है लेकिन वो उड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे जहां ओरिजिन एक जैसा हो रहा है लेकिन कार्य अलग अलग हो रहा है, इसलिए इसको विषमजात कह रहे हैं। विषमजात, जात का मतलब ओरिजिन, वो कहां से निकल रहा है, तो निकल अलग अलग रहा है और काम एक जैसा काम कर रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या था, निकल एक जगह से कर रहा था और काम अलग अलग कर रहा था, बस इतना सा डिफरेंस है। दूसरा है संयोजी कणियों के प्रमाण। कुछ ऐसे जीव भी हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि भाई जैव इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो वो जीव कैसे हैं, संयोजी कणी, यानी कि एक फाइलम, आपने फाइलम पढ़ा है, प्रोटोजोआ से लेकर के आप मैमल्स तक पढ़ रहे हैं। ऐसे ही प्लांट में क्या पढ़ते हैं भाई, बैक्टीरिया से लेकर के एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट पढ़ रहे हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ये दिखाते हैं कि भैया हम बायो इवोल्यूशन के थ्रू आए हैं, यानी कि उनके अंदर एक फाइलम का लक्षण है तो दूसरे फाइलम का भी लक्षण है, और इसको क्या कहेंगे भाई, कनेक्टिंग लिंक है। क्या कहेंगे, कनेक्टिंग लिंक, कड़ी। तो पहला कड़ी आता है, अगर देखा जाए तो पहला कड़ी आता है क्या, वायरस। क्या आता है भाई, वायरस। वायरस कौन सा है भाई, वायरस जीव यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है। क्यों, क्योंकि वायरस ऐसे पड़ा रहेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक कि उसके संपर्क में कोई जिंदा जीव ना जाए। जैसे कोई जिंदा व्यक्ति आया उसके अंदर वो जीवित हो, जाग उठा शैतान वाली बात, ठीक है। तो निर्जीव भी है और सजीव भी है, इसलिए इसको एक कड़ी माना गया।
फिर दूसरा आता है युगलीना। क्या आता है भाई? युगलीना। अब युगलीना को क्यों माना? युगलीना क्यों? क्योंकि युगलीना के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्या मौजूद है? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन बनाएगा। और क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जा रहा है अंधेरे में, तो वो कुछ भी खा पी के कर ले रहा है, यानी कि पौधों की तरह भी अपना भोजन बना ले रहा है और जंतुओं की तरह खा पी भी लिया। यानी कि प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कौन हो गया भाई? युगलीना। किसके बीच की कड़ी हो गया? प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी। अब नेक्स्ट बात करें और कौन से है भाई? एक और आता है प्रोटीरियोस्पंजिया। क्या आता है भाई? प्रोटीरियोस्पंजिया। अब देखिए यहां पर प्रोटीरियो यानी कि प्रोटोजोआ, स्पंजिया का मतलब पॉरीफेरा। प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बीच की कड़ी है ये, यानी कि कुछ लक्षण प्रोटोजोआ के होंगे और कुछ लक्षण पॉरीफेरा के होंगे। पॉरीफेरा के क्या लक्षण होते हैं? पॉरीफेरा के लक्षण ये होते हैं, पॉरी का मतलब होता है ढेर सारे छेद, फेरा का मतलब बियरिंग। ऐसे कोई जीव जिनके अंदर ढेर सारे छेद पाए जाते हैं पॉरीफेरा कहते हैं। प्रोटोजोआ किसको कहते हैं? ऐसे जीव जो फर्स्ट एनिमल है और जिनमें आद्य केंद्रीय टाइप का सेल है ना। तो ये दोनों कैरेक्टर किसके अंदर है भाई? प्रोटीरियोस्पंजिया की। इसके बाद बात करें नियोपिलाइना। क्या भाई? नियोपिलाइना। अब नियोपिलाइना क्या है भाई? नियोपिलाइना एक ऐसा जीव है जिसके अंदर मोलस्का का भी लक्षण है और आर्थ्रोपोड का भी लक्षण है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट कड़ी हो जाती है। इसके बाद पेरिपिटस। पेरिपिटस क्या है भाई? पेरिपिटस एक ऐसा जीव है जो कनेक्टिंग लिंक किसका है भाई? आर्थ्रोपोड्स का और एनिलिडा का, दोनों का ये भी है पेरिपिटस। पेरिपिटस के बाद आता है जो है बेलेंगुलोसस। क्या आता है भाई? बेलेंगुलोसस। बेलेंगुलोसस क्या है भाई? ये ऐसा जीव है जो प्रोटोजोआ कह रहे हैं, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट यानी कि नॉन कार्डेटा और कार्डेटा के बीच की कड़ी है। किसके बीच की भाई? कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच की कड़ी है। इसके बाद जस्ट आएगा आर्कियोपटेरस। क्या नाम है भाई? आर्कियोपटेरस। तो आर्कियोपटेरस एक्चुअल में एक्सटिंक्ट हो गया है। क्या हो गया है? एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, अब वो दुनिया में नहीं है। लेकिन इसका जो फॉसिल मिला, इससे स्पष्ट हुआ कि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर पक्षियों के थे और कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स के थे, यानी कि सरीसृप के थे। तो पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी को क्या माना गया भाई? आर्कियोपटेरस को। ठीक है, आर्कियोपटेरस के बाद आता है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया कौन से जीव थे? प्रोटोथीरिया वो जीव थे जो थीरिया और इसके पहले प्रोटोथीरिया के कौन थे भाई? प्रोटोथीरिया के पहले कौन आता है? प्रोटोथीरिया के पहले आता है रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स के बाद और मैमल्स के पहले जो जंतु है वो है प्रोटोथीरिया, यानी कि इसके अंदर दोनों कैरेक्टर उपस्थित थे। ठीक है, ये बच्चा नहीं देता था, ये अंडे देता था और अंडे में से जो बच्चा पैदा हुआ उसको दूध पिलाता था। तो दूध पिलाने से ये मैमल्स का भी कैरेक्टर शो कर रहा है और अंडा दे रहा है, इसलिए कौन सा कैरेक्टर है भाई? एवीज का, यानी कि पक्षी वर्ग और मैमल्स के बीच की जो कड़ी है उसका नाम है प्रोटोथीरिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अवशेषी अंगों के प्रमाण। किसके भाई? अवशेषी अंगों के प्रमाण। तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो अवशेषी अंग हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य में बहुत सारे अंग, जैसे अक्लदाढ़ आता है। जब आप 30 के पार जाएंगे तो आपको क्या आएगा भाई? अक्लदाढ़, यानी कि 30वां दांत। 32 दांत होता है, तो 32वां जो दांत निकलेगा उसको कहेंगे विजडम टीथ, यानी कि कहेंगे बुद्धिमान हो गए। इस दांत का निकलने का मतलब आप बुद्धिमान हो गए। और तुलसीदास के जन्म से ही 32 दांत था, इसलिए वो जन्म से बुद्धिमान था। ठीक है, तो इसको विजडम टीथ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो आ रहा है, तो ये प्रमाणित कर रहा है कि ये पूर्वजों में कहीं ना कहीं से पास आउट हो रहा है। उसके बाद भाई पूंछ कशेर पे, तो ये कॉक्सिक अस्थि होती है जो सभी के शरीर में यहां पर उपस्थित होती है। ये प्रमाणित करती है कि हम लोगों के कहां पूंछ था। पहले हम लोग बंदर ही थे और वहां से पूंछ का कोई काम नहीं है तो वो कट गया, लेकिन वो अभी भी हमारे अंदर मौजूद है। इसके बाद आता है भाई निक्टेटिंग झिल्ली। निक्टेटिंग झिल्ली क्या होती है? निक्टेटिंग झिल्ली, आप आंख देख रही है, आंख के किनारे अगर देखा जाए तो आंख के किनारे ये रेड रेड होता है,
गोल्सा, इसी को क्या कहते हैं? निक्टेटिंग झिल्ली। ये मछलियों के आंख के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसी का अवशेषी अंग है। तो हम लोग तो मछली है नहीं, यानी कि अगर हम चाहें पानी में तैरना तो पानी वैसे घुस जाएगी, इससे काम चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी ये पता चलता है कि हम लोग मछली यानी कि समुद्र से ही बने हैं, इसलिए ये झिल्ली अभी भी मौजूद है, जिसका कोई काम नहीं है। इसके बाद शरीर पर बाल। शरीर पर बाल, किसी किसी आदमी को आप देखेंगे इतना बाल है कि अब समझ ही नहीं पा रहा है क्यों है। ठीक है, तो ये क्या दर्शा रहा है? आप किसी भालू वालू से बने हैं, किसी मैमल से बने है ना, कि जिससे भाई इतना बाल है उसके शरीर में, तो बाल क्या करेगा? ठंडी से रक्षा करेगा। अब चूंकि इतने कम बाल हो गए हैं, उसका कोई मतलब है? बिना कपड़े के आप निकल पाएंगे? ठंडी मार देगा, फालिज मार देगा, मर जाएंगे आप, है ना। फिर भी वो बाल उपस्थित है। क्यों उपस्थित है? क्योंकि आपके पूर्वज बहुत ज्यादा बाल वाले थे। ठीक है, इसके बाद आता है कर्ण पल्लों की पेशियां। अब आप कान देखें, कान, बंदरों का कान ऐसे काम करता है ना। आपका कान ये काम करेगा? दिखाइए, इसको हिला डुला पाएंगे? कभी नहीं। अब क्यों है? पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों का ये एक्टिव था, तो अभी भी है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। ऐसे ही कुछ व्हेल हैं, अजगर हैं, इनके पास पैर थे पहले। क्या थे? पैर थे, आगे वाले पैर थे, हाथ थे, लेकिन उसका कोई काम नहीं था, तो वो खत्म हो गए। अब अजगर के पास कोई हाथ पैर रहता है? नहीं। व्हेल के पास आगे वाला चप्पू रहता है? नहीं। तो इस तरह से और भी है, डोडो है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है। डोडो जान रहे हो? पक्षी, मॉरिशस में एक पक्षी था डोडो, मुर्गे की तरह रहता था, थोड़ा बड़ा रहता था, लेकिन मॉरिशस वाले इसको मार के खत्म कर दिया, उसका जाति ही खत्म हो गया। इतना मार के खाए, जैसे आज कितना मुर्गा खा लो, लेकिन मुर्गा खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन डोडो को उस टाइम पे इतना मार के खा लिए कि डोडो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से खत्म हो गया, है ना। ऐसे ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, कीवी, ये सब पक्षियां भाई, इनके अंदर क्या मौजूद है? पंख मौजूद है, लेकिन ये उड़ नहीं सकते, क्योंकि ये पंख अवशेषी आर्गन में विकसित नहीं होते हैं, एकदम कम विकसित होते हैं, जिसकी वजह से ये काम नहीं करते, ये बेचारे दौड़ते रहते हैं। लेकिन ये पंख दिखाते हैं कि इनका विकास पंख वाले जंतुओं से ही हुआ। ठीक है, अब ये सब बातें होती है अवशेषी अंगों के प्रमाण, जो साबित करते हैं कि सभी का विकास पहले उपस्थित किसी न किसी जीव से ही हुआ है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो नीचे आप देखेंगे चौथे पॉइंट में एविडेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणकी के प्रमाण। अब ये क्या होता है भाई? ये होता है कि आप जब भ्रूण रहते हैं तो भ्रूण के दौरान आपका जब विकास होता है तो वो एक जैसा होता है। क्या होता है? एक जैसा होता है। और इसमें अर्नेस्ट हेकेल ने सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकेल ने। अर्नेस्ट हेकेल ने ये सिद्धांत दिया था। अर्नेस्ट हेकेल क्या सिद्धांत दिए थे भाई? इनको पुनरावृत्ति सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का मतलब है कि प्रत्येक जीव व्यक्ति वृत्त उसके जाति वृत्त की पुनरावृत्ति करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव उत्पन्न जब होता है तो जब वो बचपन में होता है यानी कि भ्रूण में रहता है तो वो अपने पूर्वजों के जैसे ही दिखता है। यानी कि अगर बंदर देखो और भी देखो, उन सब का भ्रूण, शुरुआती वाला भ्रूण क्या होगा? सबका समान होगा भाई। एक शुक्राणु आएगा, है ना, और एक अंडाणु आएगा, दोनों मिलेंगे क्या? जाइगोट बनेंगे। तो भ्रूण का पहला चरण क्या हो गया? जाइगोट ही होगा ना। और तो सबका जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट के बाद ब्लास्टुला स्टेज, फिर ग्रेस्टुला स्टेज, मोरुला, फिर इस तरह से ये बढ़ेगा और फिर एक जीव में कन्वर्ट होगा, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे सभी का जो जाति है, अलग अलग जातियां हैं, उन सब जातियों का जो एविडेंस है भ्रूणकी में वो एक जैसा है। वो अलग बात है कि आप धीरे 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 व्यस्त जब होते हैं तो आप में डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है और आप व्यक्ति बन जाते हैं, आदमी बन जा रहा है, कोई बंदर बन जा रहा है, कोई मछली बन जा रहा है। लेकिन भ्रूण वाले स्टेज में सबको जाइगोट ऐसे ही होते हैं, जो कि ये दिखाता है कि सबका विकास किसी न किसी एक ही जीव से हुआ। तो ये अर्नेस्ट हेकेल ने बहुत अच्छे से इसको दिखाया। एक और वैज्ञानिक आए, वान बेयर नाम है इनका। क्या नाम है? वान बेयर। तो ये अर्नेस्ट हेकेल का सिद्धांत है, एविडेंस भ्रूणकी। और एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था क्या भाई? वान बेयर। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे बेयर सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बेयर सिद्धांत। इनके अनुसार क्या है भाई?
सामान्य विशिष्ट से पहले बनते हैं, यानी कि कोई सामान्य व्यक्ति है वो विशिष्ट व्यक्ति से पहले, यानी सामान्य लक्षण वाला विशिष्ट से पहले बन जाएगा। दूसरा है कि ज्यादा सामान्य से कम सामान्य फिर विशिष्ट लक्षण वाले बनते हैं। फिर क्या होता है भाई, परिवर्तन के समय भ्रूण धीरे धीरे विकसित होते हैं। उसके बाद क्या होता है भाई, किसी जीव की प्रारंभिक भ्रूण अवस्था कम विकसित से मिलती है लेकिन वयस्क से नहीं मिलती। तो ये था वान बेयर का सिद्धांत। उसके बाद आता है पूर्वजता या प्रत्यावर्तन के प्रमाण। ये क्या होते हैं भाई, ये ऐसे प्रमाण होते हैं जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपके अंदर कुछ ऐसे विकास हो गए, जैसे दांत आ गया, ये खूब बड़ा सा हो गया, आप राक्षस की तरह ड्रैकुला की तरह दिख रहे हैं, है ना। आपके अंदर सींग आ गए, सींग उग गए, ठीक है, बैल और गाय की तरह। तो ये अब कहेंगे ये अचानक से ये क्या हो गया भाई। तो ऐसे बहुत सारे गुण हो सकते हैं जो आपके सोच नहीं सकते थे और आपके पूर्वजों से अचानक आपके अंदर प्रकट हुआ। इस एविडेंस को क्या कहते हैं, पूर्वजता या प्रत्यावर्तन के प्रमाण। ये कैसे होते हैं, कौन से प्रमाण आप देखेंगे, जैसे किसी का गर्दन देखेंगे ऐसे दरार हो जाता है, गर्दन में क्या हो जाता है भाई, दरार हो जाता है। उसके बाद क्या देखेंगे, ये दरार क्यों होता है, क्योंकि ये दरार कहाँ से पाया जाता है भाई, मछलियों के अंदर। तो ये एविडेंस देता है कि ये मछलियों से हम लोगों का विकास हुआ है जो अचानक से प्रकट हुआ। फिर क्या भाई, मनुष्य का पूंछ, जो मनुष्य का पूंछ कभी कभी किसी बच्चे में मनुष्य का पूंछ वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो लगता है भैया ये अचानक से अपने बंदरों वाला पूर्वज से प्रकट हो गया है, ठीक है। अब हम लोगों का निप्पल कितना है, 2 है। किसी व्यक्ति का 2 से अधिक हो जाते हैं, पेटोम निकल जाता है ना। तो ये बात है जो उसको आप लक्षण कह सकते हैं, है ना। वो 1 से अधिक हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, तो वो दिखाता है कि भैया जैसे कुत्ते का कितना होता है, 4 से अधिक हो जाएगा, 8 से अधिक हो गया, गाय का कितना हो जाएगा, 4 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो दिखाते हैं कि आपके पूर्वजों से अचानक से आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं। तो ये कौन से लक्षण हो जाएंगे, पूर्वजता या एविडेंस ऑफ एटाविज्म कहते हैं, रिवर्सियन भी बोलते हैं, एटाविज्म आप ध्यान रखेंगे। और किसी के व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा बाल हो जाता है, ठीक है। फिर छठा वाला जो है वो है जीवाश्म से प्रमाण। जीवाश्म यानी कि फॉसिल। भारत में जो इसका सबसे ज्यादा अध्ययन किए हैं उनका नाम है डॉक्टर बिरबल साहनी, और जीवाश्म अध्ययन को कहते हैं पैलिएंटोलॉजी। क्या कहते हैं भाई, पैलिएंटो। अगर बॉटनी में कर रहे हैं तो पैलिएंटो बॉटनी कहेंगे, या जूलॉजी में कह रहे हैं तो पैलियो बॉटनी कहेंगे, पैलियो बॉटनी और पैलियो जूलॉजी। यानी कि फॉसिल क्या होते हैं भाई, मरे हुए जीवों का अवशेष। मरे हुए जीवों के अवशेष को क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ये भी एविडेंस है, प्रमाण है जो प्रमाणित करते हैं कि जैव विकास कैसे हुआ धीरे धीरे। जैसे बहुत साल पहले पेड़ पौधे दब गए तो क्या बन गया भाई, कोयला बन गया, पेट्रोल बन गया, है ना, ऐसे ही बना। और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अभी भी वैसे जस के तस हैं, जैसे कि आपके ममीज जो हैं वो भी तो अवशेष हैं, जो दिखाता है कि मिस्र में कैसे कैसे लोग थे जो आज भी उनकी बॉडी सुरक्षित है ना। ऐसे बहुत सारे जो अंटार्कटिक में चले जाएंगे, आर्कटिक में चले जाएंगे, जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ गलता ही नहीं है मांस, तो वो जो दबे हैं आज भी निकालेंगे तो वो जीव आज भी रहेंगे। तो फॉसिल के रूप में भी आपको प्रमाण मिलते हैं कि जीव पहले के कैसे कैसे थे। इसके बाद आता है कार्यकी तथा जीव रसायन। कार्यकी तथा जीव रसायन भी दिखाता है कि आपके पूर्वज कैसे रहे होंगे। जीव रसायन का मतलब कौन से रसायन भाई, आपके अंदर क्या मौजूद है, डीएनए और आरएनए। अब देखेंगे जितने भी जीव हैं सबके अंदर क्या मौजूद है, डीएनए और आरएनए। तो ये दिखाता है कि सबका उत्पत्ति डीएनए और आरएनए से हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई एक ही पूर्वज रहा होगा जिससे सबकी उत्पत्ति हुई। अनुवांशिक से प्रमाण। अब ये क्या है भाई, अनुवांशिक प्रमाण यानी कि जेनेटिक, यानी कि कह सकते हैं कि डीएनए में क्या मौजूद है, जीन। अब जीन सभी के अंदर मौजूद है, और जीन किससे चलता है भाई, 64 कोडान से। यानी कि वो 64 कोडान क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। सभी जीव को अंदर कितने होंगे भाई, 64 कोडान, वही जीन का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि जीन भी प्रमाणित करता है कि आपके पूर्वज एक थे, डीएनए आरएनए भी प्रमाणित करता है कि आपके पूर्वज एक थे, फॉसिल भी प्रमाणित करता है कि आपके पूर्वज एक थे, और प्रत्यावर्तन जो अचानक से प्रकट हो जाता है ये भी प्रमाणित करता है कि आपके पूर्वज कोई ना कोई थे। अवशेषी अंक भी प्रमाणित करता है कि आपका विकास कहाँ से हुआ है, और ब्रॉडकी के प्रमाण में भी डिसाइड होता है कि आपका
इवोल्यूशन एक हुआ है। संयोजित कड़ियों के प्रमाण ये दिखाते हैं कि किस फाइलम का विकास किस फाइलम से हुआ है, ये तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आकार की प्रमाण ये भी दिखाते हैं जिसमें होमोलोगस और हेटेरोलोगस ऑर्गन आते हैं। तो इस प्रकार आप जैव विकास के प्रमाण पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट हम जैव इवोल्यूशन का जो पार्ट है वो अच्छे से समझाएंगे।